नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी वक्फ बिल को लेकर चल रहे सियासी संग्राम की, जिसमें विरोध करने वाले आग में कैसे घी डालकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे औरंगजेब विवाद की। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कैसे इतिहास का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरों की। गोरखपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे से पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। और बात करेंगे एक ऐसे विरोध की जिसमें एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्लॉटर हाउस की जगह पर अस्पताल बनाए जाने का विरोध किया गया। तर्क सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के कानपुर दौरे से पहले सीएम योगी ने रविवार को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले जायजा लिया। सबसे पहले कानपुर पहुंचकर घाटमपुर स्थित नवेली पावर प्लांट का जायजा लिया और मुख्यमंत्री पनकी के पावर प्लांट भी गए और उसके बाद में नवनिर्मित पेट्रोल रूट का निरीक्षण भी करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। सीएम योगी ने नयागंज मेट्रो स्टेशन से रावतपुर स्टेशन तक मेट्रो में सफर भी किया। मेट्रो प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने पीएम मोदी के प्रस्तावित रैली स्थल का भी जायजा लिया। करीब 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की सूची को अंतिम रूप दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी 24 अप्रैल को कानपुर आ रहे हैं। इससे पहले रविवार को सीएम योगी कानपुर पहुंचे। सीएम योगी सबसे पहले घाटमपुर के नेवली पावर प्लांट पहुंचे। यहां निर्माण कामों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से फिनिशिंग पूरी होने की डेडलाइन पूछी। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी 2 पावर प्लांट का लोकार्पण करने के साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। नेवली पावर प्लांट में कुल 3 यूनिट लगनी है। वहीं लोकार्पण की पहली यूनिट की उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। लोकार्पण के लिए पहली यूनिट की लागत 9,337 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का संचालन कोयला मंत्रालय और ऊर्जा विभाग कर रहा है। घाटमपुर पावर प्लांट का निरीक्षण कर योगी पनकी पावर प्लांट भी पहुंचे और प्लांट का निरीक्षण किया। अपने दौरे में सीएम जनसभा स्थल के साथ ही मेट्रो, घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट समेत 19,728 करोड़ रुपए की 225 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हर्बर्ट बांध पर बन रही 4 लेन सड़क का भी निरीक्षण किया। 735 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं का काम हो रहा है और इनके पूरा हो जाने के बाद नेपाल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। साथ ही यातायात की सुविधा पहले से और बेहतर हो जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार सुबह से ही सीएम योगी लगातार निरीक्षण कार्य में जुटे रहे। गोरखपुर में हार्वर्ड बांध पर बन रहे 4 लेन सड़क के निर्माण कार्यों का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस 4 लेन से बाढ़ बचाव के साथ ही यातायात की बड़ी समस्या का समाधान होगा। विकास परियोजनाओं पर कुल 700 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए लागू खर्च होंगे, यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 लेन की ड्राइंग मैप को देखा और प्रोजेक्ट की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और काम को वक्त से पूरा करने की डेडलाइन भी तय की। जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि समय से कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यों को करेगी। गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी और मैं ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी। प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल मार्ग में आ रहा हो, उसको सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थित रूप से उसका पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कंपनसेशन भी दे दिया जाए। दरअसल गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना हुआ है।
राप्ती और रोहिन नदी का संगम डोमिनगढ़ में होता है और इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर के पश्चिम की ओर से बहती है। राप्ती नदी की बाढ़ से बचाव के लिए हार्वर्ट बांध बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इतिहास पर गरमाई सियासत के बीच अखिलेश यादव के एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधने की खबर आई, जहां पर अखिलेश यादव ने इतिहास को इतिहास रहने देने की बात कही। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया और उनकी चुटकी ली है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम जारी है। प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से साफ किया कि वो हमेशा वक्फ बिल के खिलाफ रहे हैं। वहीं औरंगजेब और राणा सांगा विवाद के गहराने को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है और कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दे। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए चुटकी ली और यादव सेना बनाए जाने की खबरों पर चुटकी ली। अभी तक तो केवल अपने परिवार की सेना बनाए हैं, कम से कम उससे आगे निकलने की सोचने तो लगे कि अब जो है यादव की सेना बनाएंगे, क्योंकि कोई यादव भी ये सपना समाजवादी पार्टी में नहीं देख सकता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। औरंगजेब और राणा सांगा जैसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेकर सपा लगातार विवादों में है। अब इतिहास को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर पार्टी संभल कर बयान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ओवैसी सियासी रोटी सेकने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं वक्फ कानून के बहाने ओवैसी बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं कुछ ऐसे मौलाना भी हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ओवैसी जैसे लोगों पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सियासी संग्राम के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से आग में घी डालने का काम जारी रखा है। ओवैसी ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त पर हमला बोला जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को ताकतवर बनाने के बजाय उनके हिजाब छीने जा रहे हैं। बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। वहीं कुछ ऐसे भी मौलाना हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। इसे पसमानदा समाज के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। क्यों ना इस वक्त में हम ईमानदारी के साथ इसकी आय बढ़ाएं और इसका जो धन है, जो पैसा है, जो अवैध कब्जा है, जो अपनी जगह पर इसमें तरह तरह तरीके के जो है भ्रष्टाचार जो है वो राइज हैं, उनको हम किस तरीके से ख़त्म करें, कम करें, और जो चीज़ इसमें आड़े आ रही है उसके लिए एक संशोधन बिल जो है वो होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे वक्फ एक्ट में संशोधन की शुरुआत से बवाल जारी है। पक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने। सत्ता पक्ष से लेकर कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग भी इसके फायदे गिना रहे हैं, लेकिन सियासत करने वालों को ये बात रास नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वक्फ कानून को लेकर बीजेपी के नेता लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और बंगाल में हुई हिंसा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का कहना है कि संशोधन के लिए सरकार का धन्यवाद, इस बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने सारी हद पार कर दी और मुझे लगता है कि वो इस बात के लिए पूरी तरीके से मन बना बैठी हैं, अगर उनका बस चले तो पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के हवाले कर दें। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और भाजपा को बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है। बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के घरों में आक्रमण हुआ और उसमें भी टीएमसी का समर्थक है तो कोई बात नहीं है, यदि अदर पार्टी का समर्थक है, चाहे वो बीजेपी का हो, कम्युनिस्टों का हो, कांग्रेस का हो, किसी अन्य दल का है, तो उसके घर में कब आक्रमण हो जाए कोई भरोसा नहीं। सरकार ने संशोधन किया है, बहुत अच्छा किया है। मोदी जी का, अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। इसको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन संशोधन किया, फिर भी हम धन्यवाद करते हैं। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्लॉटर हाउस की जगह पर अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। इनका तर्क सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इनका ये कहना है कि अस्पताल तो कहीं और भी बन सकता है क्योंकि मास्क जरूरी है अस्पताल में। वाराणसी में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आदि विश्वेश्वर वार्ड के मुस्लिम इलाके पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस को तोड़कर वहां अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों का अजीब तर्क है। वहां के कुछ लोगों का कहना है कि उनके लिए मास्क जरूरी है, अस्पताल नहीं। यहाँ पर गोश्त बिकता था, लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे, आप लोगों के लिए इलाज हो जाएगा। तो ये बेहतर पहल है, बेहतर पहल है। तो उम्मीद है और भी कुछ जी। अच्छा, आप खाते हैं तो वो बेहतर था, अस्पताल बेहतर नहीं है। अब कहाँ जाया जाएगा? तो अच्छा, तो उनके हिसाब से वो पहले चूंकि मांस खाते थे वो बेहतर था, अस्पताल बेहतर नहीं है। कि ये एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि पहले मांस था वो ठीक था, मांस खाने कहाँ जाएंगे? मांस खाना जरूरी है कि इलाज कराना जरूरी है? इलाज बहुत जरूरी है। वो अपने से कह दिया, उनको भाई उनका बुजुर्ग है, उन्होंने कह दिया तो कोई ऐसी चीज नहीं कहा। दाल मंडी से सटे पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस लंबे समय से चल रहा था। जिस जगह पर स्लॉटर हाउस चल रहा था, उसी जगह पर करीब 33 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। 1 महीने में ये स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ओपीडी चलने के साथ ही सामान्य बीमारियों के मरीजों को भी भर्ती करने की सुविधा रहेगी। पार्षद का कहना है कि ये बड़ी सौगात, लेकिन कुछ मुस्लिम लोगों का अलग ही तर्क है। किसी को इलाज मिलना ज्यादा जरूरी है या किसी का स्लॉटर हाउस जरूरी है? मांस जरूरी है या इलाज जरूरी है? बनारस में इलाज करने के लिए ये जरूरी था। स्लॉटर हाउस जरूरी है, अस्पताल जरूरी है? दोनों जरूरी है हमारे लिए दोनों जरूरी है। खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम तो क्या मांस के अलावा कुछ और नहीं है? मांस कहीं और नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिलता है? पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए, उसी के क्रम में ये भी बंद कराया गया। और हमारे यहाँ शहर दक्षिणी के जो लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि इधर आसपास कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी निधि से पैसा उपलब्ध कराया और आज ये निर्माण हो रहा है। स्लॉटर हाउस की जगह पर दवाखाना बन जाने से जहां कई लोग खुश हैं, तो वहीं पर कुछ मुसलमान अजीब तर्क भी दे रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। यूपी में आंधी और बारिश की वजह से हुए नुकसान को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और साफ कर दिया है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में खराब मौसम को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में पूरी तत्परता से राहत कार्य में जुटने को कहा है।
क्षेत्र का दौरा कर सर्वे करने और राहत कार्य पर नजर रखने का निर्देश दिया है। आपदा से जनहानि और पशु हानि होने पर प्रभावितों को तुरंत राहत राशि मिलनी चाहिए। इसके अलावा घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सर्वे करवाकर फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार कराने के साथ ही आख्या शासन को भेजने की बात भी कही है, ताकि समय पर आगे की कार्रवाई की जा सके। साथ ही जल जमाव की स्थिति होने पर प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराएं। प्रदेश के बदले हुए मौसम के बीच में शनिवार को 30 से ज्यादा जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ में बूंदाबांदी हुई। बेमौसम आंधी बारिश से खेत में खड़ी और कटी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार हवाओं से आम की बौर को भी क्षति पहुंची है। इन सबके बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को कहा है, जिससे कि हर पीड़ित परिवार तक मदद पहुंचेगी। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर जम्मू कश्मीर की फिजा में अचानक से अपना मिजाज बदल लिया है। वहीं वादियों में सफेदी बिखरी हुई है तो कहीं तेज हवाओं ने लोगों की छतें तक उड़ा दी है। खेत खलिहान और बाग बगीचे भी इस मौसम की मार से छूते नहीं रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में मौसम की करवट की ये रिपोर्ट। जन्नत में कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी। लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुंच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। इटावा से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर एक 33 साल के इंजीनियर मोहित यादव ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। मोहित ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में उसने पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। इस केस ने एक बार फिर से अतुल सुभाष सुसाइड केस की याद दिला दी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बेंगलुरु के अतुल सुभाष की तरह ही फिर से एक पति ने पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली।
जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश कि कोई लोगों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। पत्नी और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप और आत्महत्या की ये कहानी इस बार यूपी के इटावा से आई है। जब औरैया के रहने वाले मोहित यादव ने इटावा में एक होटल के कमरे में खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले उसने एक 57 सेकंड का वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी दर्द भरी कहानी बताई। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी हम बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्जी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। 33 साल के मोहित यादव की शादी मैनपुरी की रहने वाली प्रिया यादव से 27 नवंबर 2023 में हुई थी। दोनों ने 7 साल रिलेशन में रहने के बाद शादी की थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। मोहित ने आरोप लगाया कि जैसे ही उसकी पत्नी का बिहार के समस्तीपुर में शिक्षक की नौकरी में सिलेक्शन हुआ, उसके मायके वालों ने उसकी पत्नी का अबॉर्शन करवा दिया। इसके बाद से उसकी पत्नी और उसके परिवार वाले लगातार दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइवेट टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मोहित ने सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में आरोप लगाया कि 4 महीने पहले ही उसकी पत्नी मायके से लौटी थी। उसके बाद से हर दिन उसे प्रताड़ित किया गया। 2-3 तक शादी के 2-3 महीने तक तो ठीक रहे। 2-3 महीने के बाद फिर प्रताड़ित करना चालू कर दिया। भाई ने अलग मकान बनवा दिया कि उन्होंने अलग रहे तो अलग रहो, घर वाले से कोई मतलब ना रखो तो घर वाले से कोई मतलब नहीं। आए दिन टॉर्चर करती रही, मरने की धमकी देती रही। आत्महत्या से पहले मोहित ने कहा कि काश पुरुषों के हक में भी कोई कानून होता तो उसे अपनी जिंदगी खत्म नहीं करनी पड़ती। काश कि कोई लोगों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। पत्नी और ससुराल वालों पर इसी तरह के आरोप लगाकर पिछले साल बेंगलुरु में अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी। इसी साल मार्च में झारखंड के धनबाद में राजीव सिंह ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मौत को गले लगा लिया था। मार्च में ही मध्य प्रदेश के रीवा में प्रकाश त्रिपाठी नाम के शख्स ने पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर लाइव सुसाइड कर लिया था। फरवरी में यूपी के आगरा में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करने वाले मैनेजर मानव शर्मा ने भी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो शाम को होटल वालों ने जब रूम को देखा और धक्का दिया तो अंदर ये फांसी के फंदे पे लटके हुए थे। इस सूचना पे तत्काल इंस्पेक्टर सिविल लाइंस फील्ड यूनिट, क्षेत्राधिकारी एवं एसपी सिटी द्वारा विजिट किया गया मौके पे और प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। अब नई प्रताड़ना का नया किरदार इटावा से आया है, लेकिन कहानी वही है। इटावा का मोहित हो या बेंगलुरु का अतुल सुभाष, जब रिश्तों में प्यार की जगह लालच, दबाव और प्रताड़ना ले लेती है तो जिंदगी की डोर टूट जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या दहेज प्रताड़ना के लिए बने कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।